बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मखसूस नशिस्तों वाले केस में नजरसानी का जब से फैसला आया है, सियासत में खलचल सी मच गई है। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन इस पोजीशन में आ गई है कि अली मीन गंडापुर की हुकूमत वो गिरा सकती है। गिराने वाले जब चाहेंगे ये हुकूमत गिरा देंगे। क्या वो गंडापुर की हुकूमत गिराना चाहेंगे? गिराने वालों की बात कर रहा हूं मैं, अपोजिशन की बात नहीं कर रहा। और जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन को, उनका रास्ता रोकने के लिए इनके पास कोई हथियार है। माजी में इन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया था, उनको हल्फ लेने से रोका था अली मीन गंडापुर की हुकूमत ने और स्पीकर ने, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर है पीटीए के, उन्होंने। क्या अब भी वो रास्ता रोक सकेंगे? जो वहाँ पोजीशन है, जो अदाद-ओ-शुमार है वहाँ के असेंबली के, वो भी हम आपके सामने रखेंगे और आईनी पोजीशन जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि गज़ा का जो मसला है उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब हल करना चाहते हैं। वो किस अंदाज में हल होगा? क्या वो फ़लस्तीनी जो हैं उनको वो हल कबूल होगा, काबिल कबूल होगा, नहीं होगा? इस पर बात करेंगे। और फिर आपको याद होगा अपने एक व्लॉग में मैंने ये जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो जनाब सीरियस ही हो गए हैं, संजीदे ही हो गए हैं नोबल अमन प्राइज के लिए। लेकिन वहाँ के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं वो इसमें रुकावट डालेंगे। अब रुकावटें डालना शुरू हो गए हैं। जो पॉलिसियां हैं, अमन पॉलिसियां, या जो यहूदियों के हवाले से पॉलिसी तब्दील की है थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके बाद वो एक्टर जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। यहूदी लॉबी बड़ी एक्टिव हो गई हुई है वहाँ पे। अच्छा, अब मामला यह है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते गजा में जंगबंदी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और कुछ अरब ममालिक के साथ मिलके ये गजा वाला मसला हल करने के लिए कुछ प्लानिंग कर चुके हुए हैं। वो प्लानिंग क्या है वो आगे जाके हम उसका जिक्र करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक मर्ज है खुद सताइशी का, खुशामद पसंदी का, और अपनी तारीफ आप ही करी जाने दा। डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद सताइशी या जो अनाप परस्ती है उसको ठेस पहुंची है आयतुल्ला अली खामनाई के बयान से जो उन्होंने दिया है, और फिर उस पर रिएक्शन भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। बच्चों की तरह नाराज भी हो गए। आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, रूहानी पेशवा भी हैं उनके, तो उन्होंने ये बयान दिया था जिस फतह के हवाले से, जनाब ईरान इसराइल जंग के हवाले से उन्होंने इसको कहा जनाब हमने फतह हासिल की है। और साथ ही उन्होंने बड़ी शदीद किस्म की तनकीद की अमेरिका के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका भी जनाब जंग में दाखिल हुआ लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और कहते हैं जनाब इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया, ये वो कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब खित्ते में मौजूद एक अमरीकी अड्डे पे हमने हमला भी किया और वहाँ नुकसान भी पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जनाब इस पर जो नाराज हुए हैं, उन्होंने ये कहा जब मैंने आयतुल्ला का बयान देखा है तो वो कह रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया, कि भाई वो वही बातें। और वो कहते हैं जनाब वो एक मजहबी आदमी है, बड़े ईमान वाले आदमी है, तो उन्हें जनाब वो है तो मुल्क बड़ी इज्जत करता है उनकी, तो उन्हें जनाब सच बोलना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि जो फतह वाली बात है या जो अमेरिका वाली बात है ये वो सच नहीं बोल रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे पता था आयतुल्ला खामनाई कहाँ छुपे हुए, लेकिन मैंने बताया नहीं, और मैंने अमेरिकी फौज और इसराइल को जो ये मैं इजाजत नहीं दी, ना मैं इजाजत दूंगा कि जनाब उनको वो कत्ल कर दें। अच्छा, ये इसराइल के वज़ीर दिफा ने फिर कहा है ये बात, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की है ना, उसने फिर एक मरतबा ये बात की कि हम उनको कत्ल करना चाहते थे आयतुल्ला अली खामनाई को, लेकिन हमें उनके ठिकाने का नहीं पता था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मुझे पता था, यानी वो एहसान जतला रहे हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि ना मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी नाराजगी का इज़हार जो कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि जनाब ये मेरा एक तो शुक्रिया अदा नहीं किया, दूसरा ये बयान दे दिया, मैंने जो बयान सुना है तो जनाब उनको बड़ी तकलीफ कहते मुझे पहुंची है। और वो कहते हैं ना मैं ये कोशिश कर रहा था कि इक़्तिसादी पाबंदियां जो लगी हुई हैं ईरान के ऊपर वो कम हो जाएं, लेकिन अब ये मैंने कोशिश छोड़ दी है, यानी गुस्से हो गए हैं वो। अच्छा, एक तरफ तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं ईरानी हुकूमत के साथ बराह रास्त बात करना चाहता हूँ, किसी तीसरे फ्रीक को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, यानी मैं डायरेक्ट उनके साथ बात करना चाहता हूँ।
ये पॉलिसी है जो वजीर खारजा कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये खुद 87 वाले मर्ज के पेश नजर ये बात कर रहे हैं। और बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। और जो दूसरा गजा वाला मामला है उसमें एक तो ये है कि जनाब वहाँ जो सूरत हाल है आपके इल्म में है कि 60,000 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं, बेघर हो गए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया हुआ गजा का, फलस्तीनियों का। और वो आए रोज हमले करते रहते हैं इसराइली जो हैं। और ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब 1 हफ्ते के अंदर जंगबंदी, 1 हफ्ते के अंदर पता नहीं कितना नुकसान कर देंगे। तो ये वहाँ का जो अखबार है ना हार्ट्स, वो एक रिपोर्ट उसने दी है इसराइल के एक फौजी के हवाले से। इंकशाफ वो कहते हैं जनाब किया कि वो कहते हैं कि हमें ना गजा में, वो फौजी ये कह रहा है कि जो इमदादी मराकज है ना उनके करीब ये फलस्तीनी बेचारे बच्चे नहीं आपने देखे, वो बर्तन लेके फिर रहे हैं, रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कि जनाब गजा के लिए। वो कहते हैं हमें ये हुक्म दिया गया था कि जो फलस्तीनी है ना उन पे फायरिंग करो। और वो कहते हैं नहते थे वो बच्चे, जो जो भी खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आपने देखा है वहाँ मंजर। और वो कहते हैं जनाब वो फिर उन मराकज को हम जंग के मराकज के तौर पर लेके, तो फिर वहाँ जनाब हम जो इमदाद लेने वाले लोग आते थे तो उनके ऊपर जनाब फायरिंग करते थे। ये तो वहाँ की सूरत हाल है। और ट्रंप साहब जो हैं, ट्रंप साहब जनाब अभी 1 हफ्ता और ले रहे हैं। अगर मामला तय हो गए हैं, किसी तरह बात चल पड़ी है, तो फिर उस तरह बात जो है वो लेके जाएं, जल्दी जाएं। अच्छा, ट्रंप साहब भी ने इस हवाले से वो करते रहे चक्करबाजियां। कभी वो इसराइल की फेवर में बात करते रहे और कभी ये भी बयान दिया उन्होंने कि जनाब हमने अपने मफाद में पॉलिसी देखनी होती है, हमने कोई जनाब उनके इसराइल के दफा का ठेका नहीं लिया हुआ। ये बयान भी दे रखा है उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और कभी वो गजा में कत्लेआम रोकने के लिए जनाब कोई कोशिश करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो अब बहरहाल वो जो है, जो एक मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनाब पाकिस्तान का ये पूरी दुनिया पे एहसान है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कम अज कम नोबल अमन प्राइज के लिए ही सही, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना कि जनाब अमन के लिए, यानी मैं अहल साबित करने की कोशिश करेंगे ना उसको। और अब तो सुना है कि वहाँ ये करारदाद भी आ रही है वहाँ अमेरिका में कि जनाब इनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है, 2 एटमी ताकतों के दरमियान, तो जनाब इनको मिलना चाहिए वो नोबल प्राइज। अच्छा, अब जो है ना, जो सदर है मशरक के, जो अमेरिका के सदर है, उनके जो मशीर है ना, मशीर वस्ता के, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान जो है वो पूरा मनसूबा जो है ना वो खोल के रख देता है। वो जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि इब्राहिम माहदे में तोसी की जाए, उसमें दीगर ममालिक को शामिल किया जाए। और आगे जाके वो कहते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद में, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी तादाद जो है उसमें बढ़ाई जाए, इजाफा किया जाए। और वो कहते हैं एक और जो बात की है ना उन्होंने जनाब उम्मीद है जल्द ही ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। यानी ये जो गजा में हो रहा है, जो कुछ भी जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, इसका मकसद जो नजर आता है वो ये है कि जनाब इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। अब इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान भी तस्लीम कर सकता है, सऊदी अरब भी तस्लीम कर सकता है, कुछ और ममालिक जो हैं मुसलमान ममालिक। अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया फिर तो गाली मुक गई। और ये बातें भी हो रही हैं कि हो सकता है ईरान ने शाह ईरान के दौर में, रजा शाह पहलवी के दौर में इसराइल को तस्लीम भी कर रखा था, तलकात भी बड़े अच्छे थे। तुर्किया ने भी तस्लीम कर रखा है वैसे तो उसको। तो वो वैसे क्या कहते हैं, मिस्र और उर्दन अरब ममालिक में दोनों ने उनको इसराइल को तस्लीम कर रखा है। तो मे बी के ईरान जो है वो उसने ये नई हुकूमत आई थी, उसने ये मुअत्तल कर दिया था उसको, जो तस्लीम करने वाला मामला है। मे बी ये भी बहाल कर, इस तरह की बातें हो रही हैं सर। जो बातें हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मुख्तलिफ मीडिया में रिपोर्ट्स शाये हो रही हैं, तजज़िये जो शाये हो रहे हैं, उसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं जनाब, अगर सऊदी अरब ने तस्लीम कर दिया, माहदा इब्राहिम में शामिल हो गया, तो जनाब पाकिस्तान को फिर क्या तकलीफ है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, ये मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन ये जो पहले ना इसराइल का एक अखबार है ह्यूम, उसकी एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जनाब ट्रंप और नेतन्याहू में जो गजा में जंगबंदी पे इत्तेफाक हुआ है, उसमें जो पहले 2 हफ्तों वाली बात हो रही है, 2 हफ्तों में जंग खत्म कर, अब ट्रंप साहब कहते हैं जनाब अगले हफ्ते बंद हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जनाब
ये इसका सिस्टम कैसे होगा। वो कहते हैं गजा में मुतहदा अमारात, जिसने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, और मिस्र और 2 दीगर अरब ममालिक जो हैं वो गजा की हुकूमत संभालेंगे, और जो हमास की लीडरशिप है उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। जो यरगमाली हैं इसराइली, उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये इस तरह की बात है। और आगे जाके वो भी वही बात कर रहे हैं कि वो जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मामला तय हुआ है, वो कहते हैं जनाब जो महादा इब्राहिमी है, या इब्राहिम महादा, जो भी उसका नाम आप दे दें उसको, वो कहते हैं जनाब उसमें सऊदी अरब को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब और इसराइल के तल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश की जाएगी, और दीगर अरब ममालिक उसकी पैरवी करेंगे। ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें वो शामिल है, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है कि पाकिस्तान भी करेगा। और फिर वो कहते हैं कि जो इसराइल जो है ना, वो 2 रियासती जो हल है कि फ़लस्तीनियों की अलग रियासत हो, और इनकी यानी फ़लस्तीनियों की रियासत जो उसको भी कबूल कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जो इब्तिदा में थी, और इसराइल की रियासत को ये तस्लीम कर लें। अब ये इस तरह की प्लानिंग है इनकी कि जनाब ये जो सारा अड्डा पाया है ना इन्होंने, ये इसराइल में तस्लीम करवाने वास्ते कि मुसलमान ममालिक जिन्हें इसराइल में तस्लीम कर लें। वैसे तो ये बारे भी 2 आ रहा है कि तस्लीम कर लिए तो की हो जाए, एक रियासत के तौर पर मौजूद तो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा रुकन भी है, मुसलमान मुल्क भी उन्होंने जिन्होंने वो तस्लीम कर चुके हैं। उन्हें तुर्की का मैं जिक्र किया, बड़े मुल्कों चों नेटो का रुकन भी है। फिर उर्दन तस्लीम कर चुके हैं, कैंप डेविड दे विच मिस्र ने भी तस्लीम कर लिया सी, ते फिर उस तो बाद यूएई भी उन्होंने तस्लीम कर चुके। होर भी कई एक मुसलमान मुल्क है ने, यानी जो यूएई जिहड़ा ये मेरे ख्याल तीसरा अरब मुल्क सी, अरब रियासत से जिन्हें उन्होंने तस्लीम किया सी। अब ये जो महादा इब्राहिमी की बात कर रहे हैं ना, ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये मामला, जनाब मुसलमान और यहूदी जो हैं वो कज़न है आपस में, एक जो हैं वो हजरत इस्माइल की औलाद में से हैं, और दूसरे जो हैं हजरत इसहाक की औलाद में से हैं। जो ईसाई हैं वो भी हजरत इब्राहिम जो हैं उनको नबी के तौर पर तस्लीम करते हैं। तो यानी वो कहते हैं जब हजरत इब्राहिम को जो मानने वाले हैं वो तमाम लोग जो हैं जनाब उनमें एक माहदा हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। और ये जो है ना, ये ट्रंप साहब जब पिछला दौर था तो उन्होंने अगस्त 2020 में एक माहदा करवाया था यूएई के दरमियान, खुद सालिस बने थे, और इसराइल के दरमियान, और फिर उन्होंने तस्लीम कर लिया था। और फिर बाद में बहरीन, सूडान और मराकश जो हैं वो भी उसमें वो तल्लुकात जो है उन्होंने कायम किए थे। मामूल पर लाने के जो माहदे हैं, माहदा इब्राहिमी, उसमें उन्होंने दस्तखत वगैरह किए थे। ये जो माहदा है ये इसराइल और अरबों के तल्लुकात तो मामूल पे ला रहा है, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल नहीं है। फ़लस्तीनी कहते हैं साडी रियासत कित्थे आ, ये साडा जिहड़ा कि कब्जा करके बैठे हुए ने, हर रोज़ कभी यानी कि एक मुरब्बा उत्थे जाना, एक मुरब्बा किलोमीटर उत्थे कब्जा कर लिया, 2 मुरब्बा किलोमीटर उत्थे कब्जा कर लिया, फिर गजा ते साडे नाल जो कुछ होया, फिर मगरबी किनारे जो कुछ हो रहा, सारियां गल्लां जिहड़ियां मगरबी किनारे कहंदे उर्दन जिन्ना बड़ा उत्थे कब्जा कुब्जा किया है, फलस्तीन दा भी हिस्सा बनता। इस तरह का कोई फार्मूला ये लगा रहे हैं। अब जो गजा के लोग हैं वो इब्राहिमी नहीं है, वो महादा इब्राहिमी में क्यों नहीं आते? अजीब ऐसे मंतक है। इस मामले में पाकिस्तान क्या सोच रहा है? तो एक साहब जिनकी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से जो बात हुई, तो उन्होंने इस हवाले से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इसाक डार साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान 2 रियासती हल के सिवा किसी और हल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये नहीं कि इसराइल को तस्लीम कर लें जैसे वो करते जा रहे हैं जो अरब ममालिक। वो कहते कि नहीं, वो 2 रियासती हल जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जनाब फ़लस्तीन एक आज़ाद इंडिपेंडेंट रियासत हो, और इसराइल जो है वो तो पहले ही रियासत ही है, पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया हुआ, चंद एक और ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया हुआ। बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक ट्रंप साहब को मैंने कहा था कि जनाब वो जो वहाँ डीप स्टेट एक्टर्स हैं वो उनको डिस्टर्ब करेंगे, वो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई हुई है। और पेंटागन जो है वो जनाब वहाँ से इंतहाई हसास नौइयत की और खुफिया जो रिपोर्टें हैं वो लीक होना शुरू हो गई हैं, और वो जो यहूदी लॉबी के अखबारात हैं और जो चैनल्स हैं वो जनाब उनको मामला को उठा रहे हैं। वही जो उन्होंने कहा जनाब जो बमबारी हुई है वहाँ पे B2 वगैरह की, तो जनाब वो नुकसान नहीं हुआ वगैरह, और ट्रंप ने फिर उनको बुरा भला भी कहा, जो भी बातें आपके लिए में, तो वो सारा कुछ वो ट्रंप को घेरने का आप कह सकते हैं कि वो वही मामला जो है वो उधर चल पड़ा। देखिए अब ट्रंप साहब जो है
ये अपने इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे किस हद तक जो है वो इख्तिलाफ राय रख के आगे बढ़ सकते हैं। ये माजी में जो लोग जो है ना डीप स्टेट के साथ टकराए हैं, 4 सदर जो हैं वो कत्ल हो चुके हुए हैं वहाँ। ये चारों वो सदर हैं, इब्राहिम लिंकन से लेके जॉन एफ कैनेडी तक, जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से इख्तिलाफ कर रहे थे। अपना विजन जो है उसके मुताबिक जो अमेरिका का मामला चलाना जा रहे थे। जॉन एफ कैनेडी का क्या कसूर था? उन्होंने तो कुछ सवालात उठाए थे ना कि इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे। उसके बाद उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इन मामला से कैसे निवृत्त आजमा होते हैं, ये एक इम्तिहान है। देखें आगे क्या होता है। अगर दुनिया अमन की तरफ चल पड़े तो इसमें बुराई भी क्या है। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम जो हलचल मची हुई है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में। एक तो वहां जो स्वात वाला इशू हुआ है, बड़ा सानिया हुआ है, तो ये वैसे ना अजीब मामलात हैं। वहां जनाब पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, 11 करोड़ रुपया के बिस्तर खा गए जनाब, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना वहाँ कोई रेस्क्यू टाइप जो है 1112 इस टाइप कोई एक्टिव जो है। वो स्वात वाला जो मामला है, ये जो अगर दफा 144 लगा के वहां आपने जनाब पाबंदी लगाई हुई है कि आपने सैलाब आने वाला है जनाब, जगह खाली कर दे वगैरह वगैरह, तो यार वहां कोई तैनात होने चाहिए ना, कोई गार्ड्स हो, कोई पुलिस हो, कोई भी हो, वहां वो मना करें लोगों को। अगर मना, चलो बाकी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वार्निंग का ही कोई बेहतर सिस्टम कर ले। इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और वहां उनको मना करने के लिए, हटाने के लिए भी आपने इस जगह से आगे नहीं जाना, वहां कोई बंदोबस्त होना चाहिए। बहरहाल हो ठीक रही है ये। और एक और बोंगी मार गया कि ना मैंने को खुद थोड़ा थोड़ा जाना होता है वहां खेमे लेके, और भाई मेरे कोई बात ही हमदर्दी के दो बोल दो उनके साथ। ये इनके वतीरे ऐसे हैं। वो जो इमरान खान साहब है, उन्होंने भी, आपको याद होगा, समर टीवी में एक इंटरव्यू में कहा था जनाब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से, तो कहता फिर मैं क्या करूं। इस तरह को बयान दिया था ना, उन्होंने बात की थी ना। तो बहरहाल अब जो वहां सूरत बनी हुई ना, ये एक तो वक्त वो था कि वहां जनाब 27 अरकान थे अपोजिशन के टोटल, और वो अजलास बुलाने की रिक्वेजिशन नहीं दे सकते थे क्योंकि उसके लिए तादाद जो है 20% वो बनती है 29। अब सूरत ये है कि वहां 25 सीटें जो हैं उनको मजीद मिल रही हैं। आपको याद होगा कि अजाफी मखसूस नशिस्तें जो हैं ये दीगर जमातों में तकसीम कर दी थी, उनको तफवीज़ कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। 2024 इलेक्शन के बाद की बात है। तो ये जनाब फिर गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जनाब इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। तो नहीं जनाब, जो हमने कर दी है ना, ये बाकी जो अपोजिशन की जमातें उनको मिलना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कोई सीट नहीं मिलनी। पीटीए ने सफर ही नहीं सका। तो फिर ये जनाब गए थे पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट में जाने के बाद जनाब 14 मार्च को जो पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था, फुल बेंच, उसने जनाब ये इनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी और इलेक्शन कमीशन के फैसले को डिक्लेयर कर दिया कि जनाब दुरुस्त है। और कहा था जनाब ये जो लोग हैं ना अरकान असम्बली जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, ये 25 लोगों का, खवातीन और अकलीती जो अरकान थे, कि इनसे हल्फ लिया जाए, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं लिया। और ये जाके जो स्टे हुआ है ना, जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुअत्तल करने का हुक्म दिया, वो तो जाके जो 6 मई को हुआ है। 6 मई तक इन्होंने उनसे हल्फ नहीं लिया। अगर हल्फ ले लेते तो कार्रवाई शुरू हो जाती, उनकी तादाद जो है वो 27 से बढ़ के 52 हो जाती और फिर वो एक मौसर किरदार अदा करने की पोजीशन में आ जाते। अच्छा, इन्होंने किया क्या? करते ये थे कि जनाब ये असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे थे, इजलास वो मुलतवी किया हुआ था। ये इजलास बुलाते हैं तो फिर क्यों, ये कानूनी तौर पर बंद है कि अगर कोई नया रुकन असम्बली जो है वो मुंतखब होता है और उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर जो उसके इंतखाब के बाद पहला इजलास होता है असम्बली का, तो उसमें उससे हल्फ लेना जरूरी होता है। स्पीकर साहब एजेंडे पे पहले नंबर पे होता ही हल्फ है। अब ये इस आईनी और कानूनी तकादे से भागने के लिए ये इन्होंने किया कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और जब तक स्टे नहीं हो गया इन्होंने इजलास नहीं बुलाया सूबाई असम्बली का। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है। अब जो है क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि हल्फ लेने से इनकार कर दें, कमाई फराई फिरन।
अच्छा पहले तो ये पोजीशन देख लेना कि जनाब ये वो मैं कह रहा हूँ ना कि जनाब वो अपोजिशन वाले इस पोजीशन में आ गए, या जो गिराने वाले हैं वो जो चाहें अगर गिराना गंडापुर को तो बड़ा ही आसान हो गया। ये इनके पास जो है सुन्नी इत्तेहाद को, अब पीटीए की जो सीटें थी ना वो दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बन जाएंगी। जो गंडापुर साहब के साथ अरकान असम्बली है ना, आज़ाद मुला के सारे उनके अपने जो पीटीए वाले कहते हैं खुद को, वो 93-93, और उनमें जो नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है ना कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, और फिर बाद में पीटीए का उनको कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह के जजमेंट, 8 जजों वाली जजमेंट के हवाले से, तो वो हैं 58, और जो आजाद न अभी तक किसी जमात में शामिल नहीं हुए वो हैं 35। अब वहां जो है हुकूमत बनाने के लिए टोटल कितने अरकान चाहिए? 73। अपोजिशन वाले हो गए 52, और अपोजिशन वालों को सिर्फ 21 अरकान चाहिए टोटल, और इनमें से 35 में से बाकी को छोड़े, इन 35 में से अगर 35 के 35 आ जाते हैं फिर तो उनको बहुत बड़ी अक्सरियत हो जाती है। 87 लोग उनके साथ मिल जाते हैं। गंडापुर की हुकूमत को ऐसे गिरा सकते हैं अगर जो वो वाले जो है ना, जो गिराने वाले या ना गिराने वाले जो खास रखने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं ना गंडापुर ने तो जनाब पीटीए का बेड़ा कर करने जो करदार होता है, लेकिन जो सूबे का बेड़ा गर्क हो रहा है ये भी तो है ना। अगर वो मुदाखलत ना करें और मौलाना फजल रहमान साहब को जो दे दिया जाए इख्तियार जनाब गिरा दो हुकूमत, तो 21 बंदे तो जनाब वजारतों के लालच दे के वो साथ मिलाए जा सकते हैं, वो मसला ही कोई नहीं। जो चांद एक गंडापुर साहब दी और पीटीए दी जी नामनाद पीटीए की जी हुकूमत है वो उल्टाई जा सकती है। और दूसरी जो बात है कि जनाब हलफ वाली बात, अब ये जो है ना आइन में हो चुकी है तरमीम। पहले जो हलफ से मुतल्लक आर्टिकल है ना आइन का वो है 255। पहले जो होता था कि जनाब वो तय किया गया होता है, आइन में लिखा होता है कि फलां बंदा फलां बंदे के सामने कुछ ओहदे हैं जो हलफ के मतकाजी हैं, मसलन हाई कोर्ट के जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, अरकान असम्बली, वज़रा, वज़ीर आज़म, किसी ने सदर के सामने हलफ उठाना होता है, किसी ने चीफ जस्टिस के सामने, किसी ने गवर्नर के सामने, किसी ने स्पीकर के सामने, और इसी तरह जो अरकान असम्बली है वो भी उस दिन उनका जो है वो समझा जाएगा कि मैंबर हो गए हैं जनाब, नोटिफिकेशन शक होया पे आवे साकदार नहीं तुम देखा सी किन्नी देर बाद आके हलफ चुके इस मैंबर बने थे, उन्नी देर तक उन्होंने सीट जी है खाली पी रही जिन्नी देर तक हलफ ना चुकना। तो वो वास्ते जरूरी है इन्होंने वास्ते अरकान असम्बली वास्ते कि वो स्पीकर के सामने हलफ चुकनगे अपने हुद्दे का। तो इन्होंने वो हल्फ नहीं लिया था, हल्फ लेंगे तो मेंबर बनेंगे ना। अब एक तो ये कि ये जो 6 मई को जब उन्होंने मुअत्तल कर दिया था ना, 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का वो पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर, तो वो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन भी मुलतवी हो गए थे, नहीं करवाए उन्होंने कि जनाब क्योंकि ये सीटें जो हैं ये तो बहुत बड़ी तादाद है जो असरअंदाज हो सकती है, जो 25 लोग हैं तो सेनेट के इलेक्शन पे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन ही वहाँ पोस्टपोन कर दिया, वहाँ इलेक्शन ही। अब वो बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया जजमेंट की रोशनी में। ये सारे 77 पूरे पाकिस्तान में 22 उसमें कौमी असम्बली के हैं और ये 25 जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं। तो जब वो नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो पहला इजलास होगा उसमें असम्बली का, उसमें हलफ लेना जरूरी है, लाजम है स्पीकर के लिए, लेकिन वो इजलास ही ना बुलाएं, ले तो लाल से काम लेते, लेकिन कितनी देर तक, उसका भी हल एक मौजूद है आइन में। अब जो 26 में आइनी तरमीम है इसमें ये 255 जो है इसमें भी तरमीम कर दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि अगर ये कोई ओहदा जो है वो हल्फ का मतकाजी है और जिस बंदे के सामने हल्फ लिखा गया आइन में को उस बंदे के सामने हल्फ उठाएगा वो जो है वो काबिल अमल नहीं रहता, किसी वजह से वो बंदा इनकार कर देता है या क्या सूरत हाल बनती है, तो फिर अगर सूबे का मामला है तो वहां की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद करेगा किसी भी शख्स को कि जनाब आप हल्फ लेने जाके या अपने पास बुला के हल्फ ले लें। अगर वफाक का मामला है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो किसी को नामजद करेंगे। मसलन फर्ज करें सदर जो है वो हल्फ के लिए टाइम ही नहीं दे रहा, आरिफ अलवी समझ लो, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो किसी को भी ये नामजद कर सकते हैं जनाब आप वज़ीर आज़म से हल्फ ले लें या काबीना से हल्फ ले लें। तो ये अब तरमीम हो चाहिए, अब ये चक्करबाजी कर नहीं सकते। अगर वो अजलास नहीं बुलाते, या फर्ज करें कि वो सेनेट का इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं और इलेक्शन अनाउंस करने के बाद जनाब वहाँ जो है ये बंदे जा ही ना सकें, इनका वोट ही ना हो,
तो वो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं, जनाब इन बंदों से हल्फ ले लिया जाए। जब हल्फ ले लिया जाएगा तो वो जो है वो हिस्सा बन जाएंगे असेंबली का। ये अब ये वाला काम नहीं चल सकता, ये वाली 2 नंबरी नहीं चल सकती। ये जो आर्टिकल 255 में तरमीम आई ना, इसका जवाब जो है ये भी पीटीए ने फराहम किया था। आपको याद हो पंजाब में हमजा शहबाज से उस वक्त जो पीटीए के गवर्नर थे वो उमर सरफराज चीमा, वो हल्फ ही नहीं ले रहे थे। फिर हाई कोर्ट के हुक्म पे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो आके हल्फ लेके गए थे, आपको याद होगा। तो ये फिर उसके बाद ये तरमीम की गई कि जनाब ये जो है अगर गवर्नर से जो भी है स्पीकर या जो भी हल्फ लेने से इनकार करे मुतलका बंदा, तो फिर जो चीफ जस्टिस है वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं, जनाब जाओ जाके हल्फ ले लो। तो ये नसन दे सारे रस्ते ना बंद दे गए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।